नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज की तेज रफ्तार खबरों की दुनिया में हम अक्सर केवल घटनाएं देखते हैं, लेकिन उन घटनाओं के पीछे बड़ी तस्वीर अक्सर हमारी नज़र से छूट जाती है। दुनिया में कहीं युद्ध होता है, कहीं व्यापार बदलता है, तो कहीं कृषि का संकट पैदा हो जाता है और कहीं नई तकनीक वैश्विक संतुलन को पूरी तरह बदल देती है। लेकिन इन सभी खबरों के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है और इसी बड़ी कहानी को समझने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बिग पिक्चर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि उसके पीछे छिपी अर्थव्यवस्था, राजनीति, कृषि और वैश्विक व्यापार की असली तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत की फूड डिप्लोमेसी की, बासमती निर्यात की चुनौती की, भारत के झींगा निर्यात की नई उड़ान की, ब्रह्मोस मिसाइल और भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात की, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण पैदा हुए उर्वरक संकट की, तथा बांग्लादेश की हिडन हंगर की चुनौती की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिग पिक्चर। भारत से मलावी तक चावल की मदद, मानवीय सहायता से आगे की कहानी। दुनिया के एक छोटे से अफ्रीकी देश मलावी से आई एक खबर पहली नज़र में केवल मानवीय सहायता की खबर लग सकती है, लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से देखें तो इसके पीछे वैश्विक फूड सिक्योरिटी, जलवायु संकट और भारत की उभरती वैश्विक भूमिका की बड़ी कहानी छिपी हुई है। भारत ने मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। यह खेप महाराष्ट्र के नावा शेवा पोर्ट से रवाना की गई और इसका उद्देश्य है एल नीनो से प्रभावित सूखे के कारण पैदा हुए खाद्य संकट से जूझ रहे मलावी की मदद करना। मलावी इस समय एक गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रहा है। एल नीनो के प्रभाव से वहां बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ गया है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और उसका परिणाम यह हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन घटा, फसलें नष्ट हुई और लाखों लोगों के सामने खाद्य असुरक्षा का संकट खड़ा हो गया। ऐसे समय में भारत द्वारा भेजी गई यह चावल की खेप केवल राहत सामग्री नहीं है, यह वैश्विक सहयोग और दक्षिण साझेदारी का भी संकेत है। अब समझते हैं इस खबर का बिग पिक्चर। इस खबर की बड़ी तस्वीर केवल 1000 टन चावल नहीं है, इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण वैश्विक संकेत छिपे हुए हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा का नया संकट। मलावी की यह स्थिति बताती है कि आज दुनिया में खाद्य संकट केवल युद्ध या गरीबी से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से भी पैदा हो रहा है। एल नीनो जैसे जलवायु पैटर्न अब अधिक तीव्र और अनिश्चित होते जा रहे हैं। इसका असर सबसे ज़्यादा उन देशों पर पड़ता है जहां कृषि अभी भी मौसम पर आत्मनिर्भर है, जैसे कि अफ्रीका के कई देश। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा और जलवायु संकट एक दूसरे से गहराई से जुड़े मुद्दे बनते जाएंगे। दूसरी, भारत की फूड डिप्लोमेसी। भारत द्वारा मलावी को चावल भेजना केवल मानवीय कदम नहीं, यह भारत की फूड डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। जब भारत किसी संकटग्रस्त देश को खाद्यान्न सहायता देता है तो वह केवल राहत नहीं देता, वह एक दीर्घकालिक कूटनीतिक संबंध भी मजबूत करता है। अफ्रीका के कई देशों के साथ भारत का सहयोग पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। खाद्यान्न सहायता, कृषि तकनीक और विकास साझेदारी, इन सबके माध्यम से भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति मजबूत कर रहा है। तीसरी, ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका। मलावी को भेजी गई यह चावल की खेप एक और महत्वपूर्ण संकेत देती है। दुनिया में अब ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। पहले संकट के समय सहायता का मुख्य स्रोत पश्चिमी देश हुआ करते थे, लेकिन अब भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश भी विकासशील देशों की सहायता में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत खुद को विकास साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, न कि केवल एक दाता देश के रूप में। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का बिग पिक्चर क्या है? तो मलावी को भेजे गए 1000 टन चावल को सिर्फ एक राहत की खेप के रूप में देखना अधूरा होगा। यह कहानी हमें 3 बड़े संकेत देती है: जलवायु परिवर्तन से बढ़ता खाद्य संकट, भारत की उभरती फूड डिप्लोमेसी और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बढ़ता सहयोग। यह खबर केवल चावल की एक बड़ी खेप नहीं है, यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां जलवायु संकट, खाद्य सुरक्षा और कूटनीति एक साथ जुड़ते जा रहे हैं और जहां भारत धीरे धीरे एक वैश्विक खाद्य साझेदार के रूप में उभर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
बासमती चावल की कीमतों में गिरावट, निर्यात की रफ्तार धीमी। अब अगली खबर चावल के उस सेगमेंट से जुड़ी है जो भारत की कृषि और निर्यात अर्थव्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, बासमती चावल। हाल के दिनों में भारत के घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इस गिरावट का मुख्य कारण है निर्यात की गति धीमी पड़ना। दरअसल भारत के बासमती चावल की सबसे बड़ी ताकत उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में बासमती चावल मध्य पूर्व, यूरोप और कई अन्य देशों को निर्यात करता है। लेकिन इस समय वैश्विक बाजार में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन और कुछ प्रमुख बाजारों में व्यापारिक व्यवधानों के कारण निर्यात की गति धीमी हो गई है। जब निर्यात धीमा पड़ता है तो उसका सीधा असर घरेलू बाजार पर दिखाई देता है। निर्यात के लिए तैयार किया गया चावल घरेलू मंडियों में ही रह जाता है और परिणाम यह होता है कि बाजार में आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमतों पर दबाव बनने लगता है। इस समय ठीक यही स्थिति बन रही है कि बाजार में आपूर्ति बढ़ने से बासमती चावल के दाम नीचे आने लग गए हैं और इसका असर अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। उपभोक्ताओं के लिए तो यह स्थिति थोड़ी राहत देने वाली हो सकती है क्योंकि उन्हें थोड़ा सस्ता बासमती चावल मिल सकता है, लेकिन किसानों और व्यापारियों के लिए, विशेषकर अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्यापारियों के लिए, यह एक चिंता का कारण बन सकती है। विशेष रूप से उन किसानों के लिए भी जिन्होंने इस साल बासमती की खेती में अधिक निवेश किया था और उन्हें उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग के कारण बेहतर कीमत मिलेगी। अगर निर्यात की स्थिति जल्दी नहीं सुधरती तो आने वाले समय में यह दबाव बासमती उत्पादकों की आय पर भी पड़ सकता है। अब समझते हैं इस खबर की बिग पिक्चर क्या है। तो इस खबर के पीछे केवल कीमतों में गिरावट की कहानी नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े आर्थिक संकेत छिपे हुए हैं जिन्हें हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। पहला, भारत की बासमती अर्थव्यवस्था निर्यात पर अत्यधिक निर्भर। जी हाँ, बासमती चावल का पूरा आर्थिक मॉडल लगभग निर्यात आधारित है। भारत के कुल बासमती उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों के लिए ही उगाया जाता है। इसका मतलब है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मांग में हल्का सा भी उतार चढ़ाव आता है तो उसका असर सीधे किसानों की आय और घरेलू कीमतों पर भी पड़ता है। और दूसरी बड़ी पिक्चर की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और कृषि बाजार। दुनिया में जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध, प्रतिबंध या व्यापारिक व्यवधान होते हैं तो उनका असर केवल तेल या शेयर बाजार पर ही नहीं पड़ता, कृषि बाजार भी उससे प्रभावित होते हैं। मध्य पूर्व जैसे क्षेत्र भारत के बासमती के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। अगर वहां व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ती है या लॉजिस्टिक्स और भुगतान व्यवस्था प्रभावित होती है तो निर्यात तुरंत धीमा पड़ सकता है। तीसरी बड़ी पिक्चर, किसानों के लिए बढ़ती अनिश्चितता। बासमती खेती करने वाले किसान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों के आधार पर अपनी फसल और निवेश का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब बाजार अचानक बदल जाता है तो उनकी लागत और संभावित आय के बीच बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ अब लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत को अपने बासमती क्षेत्र के लिए निर्यात जोखिम प्रबंधन और बाजार विविधीकरण की दिशा में और गंभीरता से काम करना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है, इस पूरी कहानी का बिग पिक्चर क्या है। तो बासमती चावल की कीमतों में आई यह गिरावट सिर्फ एक बाजार की घटना नहीं है, यह हमें यह याद दिलाती है कि आज कृषि भी पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। यह खबर केवल बासमती की कीमतों की नहीं है, यह उस वास्तविकता की कहानी है जहां भारत का कृषि क्षेत्र भी अब वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात बाजारों की दिशा पर निर्भर होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का झींगा निर्यात 50,000 करोड़ के पार, समुद्री व्यापार की नई उड़ान। अब अगली खबर भारत के समुद्री निर्यात क्षेत्र से जुड़ी है, जो चुपचाप लेकिन तेजी से भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का झींगा यानी कि श्रिम्प निर्यात राजस्व इस वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ के पार जाने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक यह वृद्धि लगभग 13 से 15% सालाना हो सकती है। यह वृद्धि खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछले 3 वर्षों से इस क्षेत्र में ठहराव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। भारत का समुद्री निर्यात क्षेत्र कई चुनौतियों के बावजूद अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वृद्धि उस समय हो रही है जब दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक यूनाइटेड स्टेट्स में भारतीय झींगे पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए हैं।
सामान्य रूप से ऐसा होने पर निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ना चाहिए था, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने निर्यात को सिर्फ 1 या 2 बड़े बाजारों तक सीमित रखने की बजाय नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करना शुरू किया। इसके साथ ही एक और आर्थिक कारक ने इस क्षेत्र की मदद की और वह रहा कमजोर रुपया। जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में अधिक रिटर्न मिलता है। इसका परिणाम यह हुआ कि भले ही अमेरिका को जाने वाले निर्यात में कुछ गिरावट आई हो, लेकिन कुल निर्यात मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बाजार विविधीकरण जारी रहा और नए व्यापार समझौते के अवसर बढ़े तो आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र और तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब समझते हैं इस खबर की बिग पिक्चर क्या है। तो इस खबर के पीछे केवल झींगा निर्यात का आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे भारत की निर्यात रणनीति और वैश्विक व्यापार के 3 बड़े संकेत छिपे हुए हैं। पहली, भारतीय निर्यात का बदलता स्वरूप। भारत का निर्यात लंबे समय तक आईटी सेवाओं और कुछ पारंपरिक वस्तुओं पर निर्भर रहा है, लेकिन अब समुद्री उत्पाद, कृषि निर्यात और खाद्य उत्पाद भी तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। झींगा निर्यात इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में शामिल है। दूसरी बिग पिक्चर, एक बाजार पर निर्भरता का जोखिम। अमेरिका लंबे समय तक भारतीय झींगा का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन जब वहां टैरिफ बढ़े तो भारतीय निर्यातकों ने यह समझा कि केवल एक बाजार पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने यूरोप, एशिया और अन्य उभरते बाजारों की ओर रुख किया और यह रणनीति अब परिणाम देती दिखाई दे रही है। तीसरी बिग पिक्चर, वैश्विक व्यापार में रणनीतिक लचीलापन। भारत का श्रिम्प एक्सपोर्ट यह भी दिखाता है कि वैश्विक व्यापार में सफल वही देश होते हैं जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकते हैं। टैरिफ बढ़े, बाजार बदला, मुद्रा दरें बदली, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने रणनीतिक लचीलापन यानी कि स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उसका परिणाम हमारे सामने है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इस पूरी कहानी की बिग पिक्चर क्या है। तो झींगा निर्यात के 50,000 करोड़ पार करने की संभावना सिर्फ एक व्यापारिक उपलब्धि नहीं है, यह भारत की उस क्षमता का संकेत है जहां उद्योग नई परिस्थितियों में भी नए रास्ते खोजने में सक्षम है। यह खबर केवल श्रिम्प एक्सपोर्ट की नहीं है, यह उस बदलते वैश्विक व्यापार की कहानी है जहां बाजार विविधीकरण, मुद्रा रणनीति और नई व्यापारिक साझेदारियां किसी भी निर्यात क्षेत्र की सफलता तय कर रही हैं। इंडोनेशिया ने खरीदी ब्रह्मोस मिसाइल, भारत के रक्षा निर्यात की नई छलांग। अब अगली खबर भारत की रक्षा कूटनीति और रक्षा उद्योग से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के एक महत्वपूर्ण देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदेगा। इस समझौते के साथ इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा विदेशी देश बन गया है। यह समझौता केवल एक हथियार की बिक्री नहीं है, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का भी संकेत है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुपरसोनिक गति और मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता है। इसे जमीन से, समुद्र से, हवा से और यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है और यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस प्रणाली में रुचि दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया के लिए यह सौदा उसकी रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को देखते हुए जकार्ता अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है और इसी संदर्भ में भारत के साथ यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब समझते हैं इसकी बिग पिक्चर को। इस खबर के पीछे केवल एक रक्षा सौदे की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की रणनीतिक स्थिति और वैश्विक रक्षा बाजार के 3 बड़े संकेत छिपे हुए हैं। पहला, भारत का उभरता रक्षा निर्यात। लंबे समय तक भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल रहा है, लेकिन अब भारत धीरे धीरे रक्षा निर्यातक देश के रूप में भी उभरने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मोस जैसे उन्नत हथियारों का निर्यात इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह भारत की मेक इन इंडिया इन डिफेंस रणनीति को भी मजबूत करता है। दूसरा, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति। इंडोनेशिया के साथ यह समझौता केवल व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी है। दक्षिण पूर्व एशिया वह क्षेत्र है जहां कई बड़ी शक्तियां अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती हैं।
भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। रक्षा सहयोग इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। तीसरा, रक्षा कूटनीति का नया दौर। आज हथियारों का व्यापार केवल व्यापार नहीं होता, यह अक्सर कूटनीति और रणनीतिक गठजोड़ का माध्यम भी बनता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से रक्षा प्रणाली खरीदता है तो उसके साथ प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक सामरिक संबंध भी बनते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मोस का यह सौदा भारत और इंडोनेशिया के बीच दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी की शुरुआत हो सकता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि इस पूरी कहानी की बिग पिक्चर क्या है। तो इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, यह भारत की उस बदलती भूमिका का संकेत है जहां वह केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उन्नत रक्षा तकनीक का निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह खबर केवल एक मिसाइल सौदे की नहीं है, यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था की कहानी है जहां भारत अपनी रक्षा तकनीक, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी नई सामरिक उपस्थिति स्थापित कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट के कारण उर्वरक आपूर्ति पर मंडराता वैश्विक खतरा। जी हां, अब अगली खबर उस समुद्री मार्ग से जुड़ी है जिसे दुनिया की ऊर्जा और व्यापार व्यवस्था की धड़कन कहा जाता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। पहली नज़र में यह केवल तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़ा संकट लगता है, लेकिन इसके असर कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं। दरअसल यह संकट अब केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक उर्वरक बाजार को भी प्रभावित करने लगा है। दुनिया में व्यापार होने वाले नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनिया का लगभग 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यह वही फर्टिलाइजर है जो आधुनिक कृषि की रीढ़ माने जाते हैं। समस्या यह है कि यदि जहाज़ों की आवाजाही धीमी पड़ती है या रुक जाती है तो इन फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगती है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण कारक जुड़ा हुआ है और वह है प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फर्टिलाइजर उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यदि गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, यानी एक समुद्री मार्ग में आया संकट धीरे धीरे पूरी वैश्विक कृषि प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबी चली तो किसानों के लिए उर्वरक महंगे हो सकते हैं और यदि किसानों को महंगे उर्वरक खरीदने पड़े तो खेती की लागत बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में गेहूं, मक्का और चावल जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। और जब उत्पादन घटता है तो उसका अंतिम असर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, खाद्य कीमतों में वृद्धि के रूप में। अब समझते हैं इस खबर की बिग पिक्चर को। इस खबर के पीछे केवल एक समुद्री मार्ग की समस्या नहीं है, इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़े 3 बड़े संकेत छिपे हुए हैं। पहला, समुद्री व्यापार मार्गों की रणनीतिक अहमियत। दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ समुद्री मार्ग ऐसे हैं जो वैश्विक व्यापार के चोक पॉइंट माने जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनमें से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा और फर्टिलाइजर सहित कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। यदि इस मार्ग में बाधा आती है तो उसका असर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरी दुनिया में फैल सकता है। दूसरा, ऊर्जा और कृषि का गहरा संबंध। आमतौर पर हम ऊर्जा बाजार और कृषि बाजार को अलग अलग समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन का मुख्य आधार है और उर्वरक आधुनिक कृषि उत्पादन का आधार है। इसलिए यदि ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है तो उसका असर अंततः खाद्य उत्पादन पर भी पड़ सकता है। तीसरा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा का नया जोखिम। दुनिया पहले ही जलवायु परिवर्तन, युद्ध और सप्लाई चेन संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। यदि उर्वरकों की आपूर्ति बाधित होती है तो यह एक नया खाद्य सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो उर्वरकों के आयात पर निर्भर हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इस कहानी की बिग पिक्चर क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुआ यह संकट सिर्फ समुद्री व्यापार की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में ऊर्जा, व्यापार, कृषि और खाद्य सुरक्षा सब
एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यानी यह खबर केवल एक समुद्री मार्ग के व्यवधान की नहीं है, यह उस वैश्विक श्रृंखला की कहानी है जहां समुद्री व्यापार, ऊर्जा बाजार और कृषि उत्पादन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जहां किसी एक कड़ी में आया संकट पूरी दुनिया की खाद्य की कीमतों और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। चावल उत्पादन में सफलता फिर भी कुपोषण, बांग्लादेश की हिडन हंगर चुनौती। अब अगली खबर दक्षिण एशिया के हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। पहली नजर में यह एक सफलता की कहानी लगती है। आज बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। धान उत्पादन में हुई तेज वृद्धि ने देश को खाद्यान्न उपलब्धता के मामले में काफी मजबूत बनाया है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक गहरी और चिंताजनक सच्चाई भी छिपी हुई है। बांग्लादेश में आज भी बड़ी आबादी कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जूझ रही है। विशेषज्ञ इस स्थिति को हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख कहते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास पेट भरने के लिए भोजन तो है, लेकिन उस भोजन में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस स्थिति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण खेती की रणनीति को माना जा रहा है। बांग्लादेश के अधिकांश किसान धान की ऐसी किस्में उगाना पसंद करते हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। अनुमान के अनुसार लगभग 81% किसान धान की किस्म चुनते समय सबसे पहले उच्च पैदावार को प्राथमिकता देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पोषण बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित की गई जिन एनरिच्ड या बायोफोर्टिफाइड धान की किस्मों को अब तक बहुत सीमित स्तर पर अपनाया गया है। आज बांग्लादेश के कुल धान क्षेत्र का केवल लगभग 1% हिस्सा ही इन पोषण समृद्ध किस्मों के अंतर्गत आता है। यानी देश में चावल का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन पोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। खेती की रणनीति में पोषण, उत्पादकता और जलवायु सहनशीलता तीनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। अब समझते हैं इस खबर की बिग पिक्चर को। इस खबर के पीछे केवल बांग्लादेश की कृषि नीति की कहानी नहीं है, इसके पीछे वैश्विक खाद्य प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं। पहला, केवल उत्पादन बढ़ाना समाधान नहीं। बीते दशकों में दुनिया भर में कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है अधिक से अधिक उत्पादन, लेकिन अब यह समझ बढ़ रही है कि केवल कैलोरी की उपलब्धता पोषण की समस्या का समाधान नहीं है। खाद्य सुरक्षा का असली मतलब है पोषण सुरक्षा। दूसरा, हिडन हंगर एक वैश्विक चुनौती। हिडन हंगर केवल बांग्लादेश की समस्या नहीं है। दुनिया के कई विकासशील देशों में लोगों को पर्याप्त भोजन तो मिल रहा है, लेकिन उसमें आयरन, जिंक, विटामिन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है और इसका असर बच्चों के विकास, स्वास्थ्य और उत्पादकता पर पड़ता है। तीसरी, भविष्य की कृषि पोषण आधारित। कृषि विशेषज्ञ अब यह कह रहे हैं कि भविष्य की कृषि नीति केवल उत्पादन पर आधारित नहीं हो सकती। उसे पोषण, जलवायु सहनशीलता और स्थायी उत्पादन, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा। यही कारण है कि बायोफोर्टिफाइड फसलें अब वैश्विक कृषि शोध का एक महत्वपूर्ण विषय बनती जा रही हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का बिग पिक्चर क्या है। तो बांग्लादेश की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। किसी देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ जाना यह जरूरी नहीं कि वहां पोषण की समस्या भी समाप्त हो जाए। यह खबर केवल बांग्लादेश के चावल उत्पादन की नहीं है, यह उस वैश्विक चुनौती की कहानी है जहां दुनिया को केवल अधिक भोजन नहीं बल्कि अधिक पोषक भोजन पैदा करने की आवश्यकता है। तो आज की इन सभी खबरों को अगर एक साथ देखें तो एक बात साफ साफ दिखाई देती है और वह है दुनिया तेजी से बदल रही है। जलवायु संकट, वैश्विक व्यापार, खाद्य सुरक्षा, रक्षा तकनीक और कृषि अर्थव्यवस्था, अब ये सभी मुद्दे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि किसी भी खबर को समझने के लिए हमें उसकी बिग पिक्चर को देखना आवश्यक है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन तो दबाना हरगिज भी ना भूलें ताकि वैश्विक कमोडिटी बाजार, कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़ी ऐसी ही गहरी और तथ्यपूर्ण बिग पिक्चर एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, यदि आप किसी मुद्दे पर अगला बिग पिक्चर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम बिग पिक्चर में बस इतना ही। मैं रवींद्र गौतम आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।